Good evening, dear students. In this particular video, basically this is second video of p-block element, and in this video we are going to discuss some general trends in periodic properties of p-block elements. So I am starting with nitrogen family. Here are the elements of nitrogen family: includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So these trends are same as you earlier did in 11th class. Variations are quite similar, but in case of 17th and 16th group there are some exceptions are there. So we are going to discuss one by one. So first, if we talk about size of nitrogen family, there is regular trend of size, means on moving down the increases, atomic size increases due to increase in the number of cells. जैसे ही आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, और सेल्स बढ़ने से एटम का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ करता है. तो साइज़ जो है बिस्मिथ का सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय एंटीमनी एंड सो ऑन. डेंसिटी की यदि हम बात करें, सो density is nothing but, you very well known, density is given by mass upon volume. So on moving down the group, atomic size increases means volume increase. Volume जो है वो आपका increase करेगा on moving down the group, but at similar type mass also increases on going down the group. So there are two factors: one is mass, which increases on moving down the group; second is volume, which also increases on moving down the group. So overall variation of density is controlled by more dominating factor, mass. So therefore density also increases on moving down the group. Metallic character and ionization energy, इन दोनों को हम एक साथ करते हैं. मेटालिक करेक्टर का मतलब है कोई भी एलिमेंट मेटल की तरह बिहेव करना चाहता है कि नहीं चाहता है अभी, और मेटल्स की तरह यदि कोई बिहेव करेगा तो उनकी एक सिंपल सी टेंडेंसी होती है, और वो होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो मेटालिक करेक्टर शो करता है. अब कोई भी एटम अपने आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको देना पड़ता है, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. सो आयनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक करेक्टर में जो हमारे पास रिलेशन होता है, दैट इज़ इनवर्स रिलेशन. मीन्स लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, मोर विल बी द मेटालिक करेक्टर. Ionization energy, we know that it decreases on moving down the group. Means जिस एटम का साइज बड़ा होता है वहाँ आउटरमोस्ट सेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, और इसी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर साइज. सो आयनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक करेक्टर का जो ऑर्डर है वो सिमिलर ट्रेंड फॉलो करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर. So bismuth will be most metallic. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जनरल ट्रेंड फॉलो करती है, साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करने की जो टेंडेंसी है किसी एटम की, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, these variations are very very important. जनरली ये इस तरीके से कभी पूछा नहीं जाता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को, बट इनकी डिपेंडेंसी की यदि हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो वो दो फैक्टर होते हैं पर्टिकुलर यहाँ पे. एक है आपका वंडरवाल फोर्सेस, और एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. वंडरवाल फोर्सेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक मास के। डाउन द ग्रुप आने पे साइज़ बढ़ता है, वंडरवाल फोर्सेस भी बढ़ते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास ऑर्डर आना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, उसके अकॉर्डिंग बिस्मिथ का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा आना चाहिए, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फॉस्फोरस और फिर नाइट्रोजन। बट यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है लास्ट में आने के बाद। देखिए आप ध्यान से, यदि मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तो इंक्रीज़ करता है और आर्सेनिक से बिस्मिथ जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो आर्सेनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम होता है 15th ग्रुप के अंदर, ये जो यहाँ लिखा गया है। अब बात आती है एंटीमनी और बिस्मिथ में क्या दिक्कत हो जाती है बेटा। इनका यदि मैं आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट का नाइट्रोजन फैमिली में, तो ये होता है NH2NP3। जब ये वैलेंस सेल के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो +5 आती है। लेकिन हैवियर एलिमेंट के केस में, मीन्स एंटीमनी एंड बिस्मिथ, एस ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो आती है +3। ये जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनर्ट हो जाते हैं। इनर्ट मीन्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इनर्ट होते इस वजह से हैं कि इन एलिमेंट के केस में आपके पास D एंड F ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी सिल्डिंग पुअर होती है, और यदि सिल्डिंग पुअर होगी तो हमारे पास एक वेल नोन रिलेशन होता है Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। तो स्क्रीनिंग पुअर होगी तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी न्यूक्लियस की, तो वो इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। सो एंटीमनी बिस्मिथ में यदि कंपेयर किया जाए कि एंटीमनी का ज़्यादा क्यों आया है बिस्मिथ से, तो इसका रीज़न होता है इनका साइज़। बिस्मिथ का साइज़ बड़ा होने की वजह से नो डाउट वंडरवाल फोर्सेस यहाँ ज़्यादा होते हैं, बट लार्ज साइज़ की वजह से जो इसकी बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू एंटीमनी, और इसी वजह से एंटीमनी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है बिस्मिथ से। सिमिलरली यदि बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है एक्सेप्ट लास्ट 2 एलिमेंट। यदि मैं लास्ट 2 एलिमेंट को कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे SB का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है बिस्मिथ से, अगेन ड्यू टू सेम रीज़न जिसकी हमने अभी बात की थी। बाकी जो ट्रेंड्स हैं वो आपके रेगुलर होते हैं सारे के सारे। एंड once again I am telling these are the experimental datas, boiling point, melting point। तो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है कि वेरिएशन कहाँ चेंज होती है। नेक्स्ट, यदि हम इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, मैंने उसको मेंशन नहीं किया है यहाँ पे क्योंकि वो ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं यहाँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। यदि आप किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो एनायन बनाता है, और अनायन जब ये बनेगा तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज होगा, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दैट चेंज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these element is NH2NP3 means half filled, so they do not have tendency to accept or lose electron easily, so therefore their electron gain enthalpies are positive in nature, means in order to add electron we have to supply energy। ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली ये शो करते हैं, 1 इज़ +3, सेकेंड इज़ +5। +5 अराइज होती है जब दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें PB और SP, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑपरेट करती है जब इनर्ट पेयर इफेक्ट अराइज होता है। इनको हम निकोजन्स कहते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स को, क्योंकि ये सफोकेशन क्रिएट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि बात की जाए, यहाँ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है नाइट्रोजन डू नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नहीं है बेटा। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो करता है
बट ये है कि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये 5 बॉन्ड नहीं बनाता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। मैक्सिमम बॉन्ड जो नाइट्रोजन बना सकता है वो होते हैं 4। और फॉस्फोरस और हाइयर एलिमेंट जो है वो +3 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं। ये दिखाया गया है कि ऐसा क्यों है। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है फॉस्फोरस का 3s2 3p3। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का यदि आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट कर जाता है डी सेल में, तो यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये 5 बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करेगा वो करेगा 5। कैटिनेशन पावर की यदि बात की जाए तो कैटिनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। कोई एटम खुद से कितने बॉन्ड बना सकता है, बेसिकली दैट इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन पावर डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की, उतनी ही कैटिनेशन पावर भी ज़्यादा होती है। तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो फॉस्फोरस की जो कैटिनेशन पावर है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, बिकॉज फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से। इसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन का साइज़ स्मॉल होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से नाइट्रोजन में लोन पेयर रिपल्शंस होते हैं बेटा, और उन रिपल्शंस की वजह से ये जो बॉन्ड है वीक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस। और इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से नाइट्रोजन जो होता है स्मॉल साइज़ की वजह से वो N2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक। वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं स्मॉल साइज़ की वजह से। बट फॉस्फोरस कैटिनेशन पावर रखने की वजह से टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है P4, जो कि सॉलिड होती है। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। इस पर्टिकुलर ग्रुप में नाइट्रोजन जो है वो गैसेज हैं, बाकी जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ही आपके सॉलिड्स होते हैं। नाइट्रोजन डाईएटॉमिक होती है, बाकी जो एलिमेंट है वो टेट्रा एटॉमिक है, एक्सेप्ट बिस्मिथ जो मोनो एटॉमिक होता है। अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी कैटिनेशन पावर बहुत कम होती है। सो दीज आर द हम जनरल ट्रेंड्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट। इस पर्टिकुलर फैमिली में हमने काफ़ी टाइम लिया है एक्सप्लेन करने में चीज़ों को कि ये ट्रेंड्स ऐसे क्यों आएंगे। नेक्स्ट यदि हम 16th ग्रुप की बात करें बेटा, तो 16th ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो हमारे पास होते हैं कुछ इस तरीके के। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नोन एज चेल्कोजेंस। और फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं यूजुअली ये, क्योंकि नेचर में जो और हमें मिलते हैं वो यूजुअली ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। उनके अंदर ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, और इन्हीं के कुछ सल्फेट या बाईसल्फाइड आयंस हो सकते हैं। तो इस वजह से इनको हम और फॉर्मिंग एलिमेंट कहते हैं, चेल्कोजेंस। एलिमेंट जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। नाउ जो बाकी वेरिएशन है सिंपल है सारी की सारी। डेंसिटी सेम एक्सप्लेन होगी जैसे हमने पीछे बात की थी। साइज भी सिमिलर तरीके से फॉलो करता है। आयनाइजेशन एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, मेटालिक करेक्टर में भी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यूजुअल ट्रेंड फॉलो करती है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, जो हम बात कर चुके हैं। थोड़ी सी जो दिक्कत आती है बेटा वो आती है आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट वंडरवाल फोर्सेस पे ही डिपेंड करते हैं। यहाँ लास्ट में एक फैक्टर होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो ऑपरेट करता है टीई और पीओ के अंदर। पीओ जो है वो मैं बता देता हूँ, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का। और रेडियो एक्टिव होने की वजह से ही इसका लाइफ टाइम काफ़ी कम होता है। तो इसका जो डाटा है मैक्सिमम वो हमारे पास बहुत कम रिपोर्टेड होता है। तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इसको मैंने शो नहीं किया है। बट यदि आपको क्वेश्चन में आ जाए कि पोलोमियल कहाँ होगा इसके केस में, तो मैं बता देता हूँ वो लाई करेगा टीई और एससी के बीच, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों में ही। और ये जो वेरिएशन होती है ये ड्यू टू साइज़ होती है। साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलने से पहले
एक बार हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर फैमिली में यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने देखा था है क्या। इसके दो तरीके के साइन होते हैं बेटा, वन इज़ पॉजिटिव, सेकंड इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है वो ईजी होती है, आसानी से एटम ऐड हो जाता है, यहाँ डिफ़िकल्टी होती है। यदि मैं इनकी साइज़ की बात करता हूँ तो साइज़ ऑक्सीजन का सबसे कम है, तो होना ये चाहिए था कि ऑक्सीजन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो ट्रेंड आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो ट्रेंड कुछ ऐसा होता है, सल्फ़र, सेलेनियम, Te, PO और सबसे लास्ट में आता है ऑक्सीजन। आप नोट कर लीजिएगा इसको, इसमें ये नहीं मेंशन है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज़ मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स सल्फर में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्या होता है? ऑक्सीजन की यदि हम बात करें, ऑक्सीजन का कॉम्पैक्ट साइज है, या इसी को हम कह सकते हैं कि स्मॉल साइज है, और स्मॉल साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड कराते हो वो, और जो इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी होते हैं, उनके बीच में रिपल्शंस होते हैं, और इन रिपल्शंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सल्फ़र में रिपल्शन नहीं होते, रिपल्शन सल्फ़र में भी होते हैं, बट क्योंकि वहाँ पे साइज़ लार्ज है तो ये रिपल्शंस इतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं होते हैं जितने ऑक्सीजन के केस में होते हैं। इसी वजह से सल्फ़र की जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फ़र इज़ मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +6 होती है मेनली इनकी। +4 इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से राइज होती है, +6 यूजुअल होती है। तो यदि हम बात करें इनके कॉन्फ़िगरेशन के, देखो NH2 NP4 है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट अराइज होती है +6। यदि ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से तो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +4। ग्राउंड स्टेट की यदि मैं बात करूं तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास यहाँ, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ शो करेगा वो करता है +2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन P से D में प्रमोट कर जाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में S का एक इलेक्ट्रॉन वो भी D में प्रमोट कर जाएगा तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। इसी के रिस्पेक्ट में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ऑक्सीजन जो हमारे पास होता है ये यूजुअली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा मेनली, बट कुछ कंपाउंड है जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है, या -1 है, या -1/2 है। +1 होती है OF2 में, याद रखिएगा इस एग्जाम्पल को। -1 होती है परऑक्साइड में, ये ऑलरेडी हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, और -1/2 होती है सुपर ऑक्साइड में। और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए लास्ट, कैटिनेशन पावर सेम है जैसा हमने पीछे एक्सप्लेन किया था, सल्फ़र की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, और रीज़न फिर वही है बॉन्ड एनर्जी का। सल्फ़र सल्फ़र सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 213 किलो जूल पर मोल होती है, वाइल ऑक्सीजन की जो है वो 138 किलो जूल पर मोल है। रीज़न यहाँ भी सेम है, ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शंस होते हैं, और इसी वजह से ये डाई एटॉमिक है, वंडरवाल फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, गैसियस होता है।
बट सल्फ़र की यदि मैं बात करूँ या इन बाकी मेंबर्स की यदि मैं बात करूँ तो ये ऑक्टा एटॉमिक होते हैं। ऑक्टा एटॉमिक का मतलब ये है कि ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं S8 जैसे सल्फ़र है, ऑक्टा एटॉमिक होता है। बट ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ डाई एटॉमिक है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट यदि हम लास्ट बात करें हेलोजन्स की, तो हेलोजन्स के केस में भी कुछ सिमिलर ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अलग हैं। फर्स्ट, एलिमेंट आपके पास सारे लिखे हुए हैं ऊपर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ये जो एलिमेंट है एस्टेटीन, ये रेडियो एक्टिव होता है, जैसा 16th ग्रुप में था वैसा ही ट्रेंड है यहाँ भी। तो इसके लिए भी डाटा हमारे पास रिपोर्टेड नहीं होता है, लाइफ टाइम कम है तो हम इसको डील नहीं करते हैं। ये सारे के सारे ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही हैं जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन ट्रेंड होता है यहाँ भी। रीज़न सेम है जो हमने पीछे किया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज़ मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। रीज़न वही है, फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल होता है, स्मॉल साइज़ की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अंदर होते हैं उनके बीच में रिपल्शंस होते हैं। रिपल्शंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, हेलोजन एग्जिस्ट इन नेचर इन डाई एटॉमिक फॉर्म। डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स X2 की फॉर्म में। अब X2 ही क्यों होता है उसका रीज़न आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो 11th क्लास में। हेलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं दोनों मिलके आपस में। तो इसी वजह से ये डायटोमिक होते हैं, X2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ डाटा है जो X2 की फॉर्म में रिपोर्टेड है यहाँ। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ। रेगुलर ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करते हैं I2, Br2, Cl2 एंड F2। लेकिन यदि मैं इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करता हूँ, वंस अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, पूछा जाता है, इसको ध्यान से कीजिएगा। अब केमिकल बॉन्डिंग में आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है या बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर लिखा गया है वो सही नहीं लिखा गया है बेटा। अब यहाँ भी दिक्कत वही आती है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है यूजुअल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट होनी चाहिए थी, बट वो पहुँच जाती है सेकंड लास्ट। रीज़न यहाँ भी वही है कि फ्लोरीन में जो रिपल्शंस होते हैं लोन पेयर के बीच, उन रिपल्शंस की वजह से ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। नो डाउट इसका साइज स्मॉल है, सब बातें ये फेवर करता है, बट यहाँ लोन पेयर रिपल्शंस जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, और उसी वजह से यहाँ जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि वाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो इसका रीज़न यही है कि फ्लोरीन का साइज़ कॉम्पैक्ट है, और उस वजह से वहाँ लोन पेयर रिपल्शंस होते हैं जो उस बॉन्ड को वीक बना देते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे मान लीजिए कोई भी हेलोजन की यदि हम बात करें, अब हमें पता है कि नॉन मेटालिक होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइनिक फॉर्म में चेंज होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोसेस कौन सी है, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ये प्रोसेस होगी रिडक्शन। और किसका रिडक्शन हुआ है, एक्स का, तो ये एक्स किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये कंफर्म है कि ये सारे के सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, लेकिन सबसे बेटर कौन सा होगा और सबसे बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, उसके लिए हमारे पास जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको हम डील कर चुके हैं इतना तो, कि जिसका SRP ज़्यादा पॉजिटिव होता है वो उतना ही बढ़िया कैथोड का काम करता है और वहाँ रिडक्शन होता है। तो ये कैथोड की SRP वैल्यूज़ यहाँ दी गई हैं 2.87, 1.36, 1.09 एंड 0.54 वोल्ट। तो आप देखिएगा इसको एक बार। नेक्स्ट,
यदि हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में वही है +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। फ्लोरीन जो है वो -1 स्टेट शो करता है, याद रखिएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ये। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या हाइयर जो +3 +5 है ये ऑपरेट नहीं करता है इन ऑक्सीडेशन स्टेट पे। डाउन द ग्रुप जाने पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। बट बाकी यदि आप देखोगे ग्राउंड स्टेट में जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में +3 होगी जो दिखाया गया है, सेकेंड में +5, थर्ड में +7। Now last, this is very important point, all halogens are colored due to pi star to sigma star transitions। 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग में आपने MOT पढ़ी थी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उस मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे। तो यदि मैं F2 के लिए वो डायग्राम बनाता हूँ तो उसका मैं लास्ट का जो डायग्राम है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वो कुछ ऐसा होता है बेटा, देखो कुछ ऐसा होता है, देखो। अब यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने होंगे। इससे नीचे जो ऑर्बिटल आती है वो आती थी आपकी 1s और 2s, तो वहाँ एक बॉन्डिंग बनती थी, एक एंटी बॉन्डिंग बनती थी, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो वहाँ तक यूज हो जाएंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कुछ ये डायग्राम बनेगा। देखो ये आपकी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है। तो यहाँ होता ये है कि हेलोजेंस जो हैं ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की पाई स्टार ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांजिशन होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पे चला जाता है। बट ये हमें पता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पाई स्टार है, ये सिग्मा स्टार है, यहाँ से इसने कुछ एनर्जी को मान लीजिए एब्जॉर्ब किया और उसके बाद ये यहाँ चला जाए। अब हायर एनर्जी स्टेट अनस्टेबल होती है, स्टेबिलिटी एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन होता है, यू वेरी वेल नो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है कुछ टाइम के बाद ये वापस आएगा। तो जब ये वापस आएगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को ये एमिट करेगा। अब ये जो एनर्जी एमिट करता है ये एनर्जी हमारी विजिबल रीजन में लाई करती है बेटा, और विजिबल रीजन में यदि कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ हमारे पास रिलीज होगी तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एक कलर आता है और उस कलर को हम बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक्चुअल में तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है, बट जनरली आप ये याद रखिएगा कि इन ट्रांजिशंस की जो वेवलेंथ है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करती है और इसी वजह से ये कलर्ड हमें दिखाई देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी, अच्छा 17th ग्रुप एलिमेंट को हेलोजेंस भी कहा जाता है। हेलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग या साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17th एलिमेंट। चलिए एक चीज़ और है यहाँ पे, ये सारे के सारे ही एलिमेंट नॉन मेटालिक होते हैं फर्स्ट थिंग, बट आयोडीन जो है वो थोड़ा बहुत मेटालिक करेक्टर शो करता है ड्यू टू इट्स लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप। और इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑपरेट करती हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। फ्लोरीन और क्लोरीन जो आपकी होती हैं ये गैसेज एलिमेंट है बेटा, दोनों के दोनों ही। ब्रोमीन आपने पढ़ा होगा, वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल, और ये ब्रोमीन और एस्टेटीन जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दीज आर द सिंपल थिंग्स विच यू must remember about these element. So these are general trends about p block element। 18th ग्रुप को हम सेपरेटली डील करेंगे।
सो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट।